स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात होगी चुनाव की और तनाव की। 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव तो है ही। बात इसलिए क्योंकि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। संकेत है इसी सत्र में इसे सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा में यह बाद में पता चलेगा। सरकार कह रही है खर्चा कम हो जाएगा, एक गया दूसरा आया वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, कोविंद कमेटी की रिपोर्ट तो आप सब अब जान ही चुके होंगे, तो इस हिसाब से 2 फेज और सब डन। अब दूसरा पहलू, 1983 में पहली बार सिफारिश आई थी एक देश एक चुनाव की, जिस पर अभी तक कुछ हुआ नहीं था। अब संविधान संशोधन बिल आएगा, 2/3 मौजूद वाला एंगल है। वोट लोकसभा के कुल का आधा होना ही चाहिए। 50% से ज्यादा राज्यों को मंजूरी भी देनी होगी। यहीं से परीक्षा है। अगर विपक्ष मौजूद नहीं रहा तो गेम ओवर। अब वो सोचिए जो कई बार सुन लिया, अगर सरकार गिर गई तो मान लीजिए पहले साल में ही तो फिर से चुनाव करा लीजिए, पर अंतिम 8 महीनों में गिरी तो। ऐसी बहुत सी बातें चर्चाओं में आज रही है, जिन पर हम भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो से लक्ष्मीकांत पारीक जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। लक्ष्मीकांत जी, चलिए, उद्देश्य तो आप लोगों से कई बार सुन लिया, हर चीज़ का मैं काउंटर लेकर बैठा हूं, लेकिन मैं शुरुआत इस बात से ही करूंगा कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये स्थितियां तो दोबारा बन सकती हैं जिन स्थितियों में आज हैं, उसका क्या? देखिए, कानून सम्मत बात होने के बाद मुझे लगता है कि स्थिति दोबारा बन पाएगी। जिस प्रकार से 1967 के पहले लगातार देश ने 52 का चुनाव हुआ, उसके बाद से लेकर 67 तक चुनाव लगातार एक 7 चुनाव लोकसभा विधानसभाओं के विभिन्न क्षेत्रों में हो करते थे। सम्मानीय इंदिरा गांधी जी की मंशा और कई सारे राज्यों में एक साथ राजपाट शासन लगाकर उन सब व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया गया। उसके बाद चुनाव करा गए और केंद्र के आधार पर सभी जगह, जो उस समय चूंकि कांग्रेस से बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तब विपक्ष उस समय उनके सामने बौना लगता था। और विपक्ष जब खड़ा होने लगा तो विपक्ष को मारने का एक तरीका इंदिरा जी ने बनाया, और इंदिरा जी बना करके विधानसभाओं को भंग करने का काम शुरू किया और बार बार विधानसभा के आधार पर लोकसभा में कब्जा और लोकसभा के आधार पर विधानसभा कब्जा करने का संयुक्त रूप से लगातार प्रयास किया जाता रहा। इस दिशा में लगातार ये चलता रहा। लेकिन 2009 में नीति आयोग और चुनाव आयोग दोनों ने पहली बार इस विषय को उठाया कि क्यों ना चुनाव एक साथ करवाए जाए पूरे देश में, जिससे देश का धन का व्यय, जिस प्रकार से मानव श्रम होता है उसका वह रुक सके, और सब प्रकार से उन्होंने प्रयास एक बात है। 2015 में इसको संसदीय समिति पहली बार रखा गया, ठीक है। और उसके बाद से इस पर लगातार जिस प्रकार से माननीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब रहे हों या रामनाथ कोविंद जी साहब की अध्यक्षता कमेटी रही हो, सबने अपने विचार रखे। विचार रखने के बाद इस पर 32 पार्टियों का समर्थन और 15 पार्टियों का ने अपना विरोध भी उस समय दर्ज करवाया। उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट आ गई, सबके साथ सार्वजनिक हो गई, और आज इसको जिस प्रकार से कैबिनेट के अंदर रखा गया, उस कैबिनेट के बाद धन के व्यय पर बात कर लेते हैं। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी और उस वक्त भी मैं एक डिबेट लेकर आया था वन नेशन वन इलेक्शन पर। चैनल कुछ और था। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर अलग अलग होते हैं तो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का खर्चा बैठता है, और अगर एक साथ कराए जाए तो खर्चा 4,500 करोड़ के आसपास बैठेगा। लेकिन इस 4,500 में आप वीवीपैट का इस्तेमाल भी तो बढ़ेगा, उसके 9,284 करोड़ जोड़ दें तो बात तो सेम ही हो गई। देखिए, आपने एक इलेक्शन प्रोसेस के कुछ खर्चों को दिखाने का प्रयास किया है। जब मानव श्रम इधर से उधर होता है, पेट्रोल डीजल से लेकर के, और सेनाओं का मूवमेंट, और मूवमेंट के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सारे राज्यों के मंत्री परिषद और कई सारे लोग जब चुनावों में लगे रहते हैं, उस समय देश का आर्थिक विकास से लेकर के संपूर्ण विकास कभी कभी चुनाव के आधार पर राज्यों में रुक जाता है। मैं कह रहा हूँ अगर सिस्टम यही रहने देते, मान लीजिए सिस्टम यही रहने देते और चुनावों में जो काला धन बेइंतहा बहता है उसको पकड़ लेते तो सरकारी खजाने में कोई बोझ ही नहीं पड़ता ना, वो तो सरकारी खजाने में ही आता। देखिए, लगातार पिछले इस कालखंड के अंदर देखिए चुनाव में कई सारे लोगों को धन पकड़ा है, वो पकड़ने का काम भी किया, लगातार इस बारे में प्रयास चल रहा है। वो एक अलग विषय स्वप्न हो सकता है, लेकिन सीधे तौर पर सीधा जो धन का व्यय होता है उसको रोकने का काम किया। इसमें एक बात रुकूंगा, इसमें ज्यादा भ्रष्टाचार रुकेगा, और इसके अंदर मैं कहूँगी वोटों का जो वोट भ्रष्टाचार, जिसको मैं आज यहाँ पर बात करूँ, मतदान की सूचियों के आधार पर जो भ्रष्टाचार पनपता है वह भी रुके। क्योंकि जब एक चुनाव होगा तो निश्चित मान के चाहिए लोकसभा विधानसभा से लेकर पंचायत तक की एक ही मतदाता सूची बनेगी। कई बार सूचियाँ अलग अलग बन जाती है,
अलग सूचियों बनने के बाद सूचियों में कई बार किसी का नाम हट जाता है, किसी का नाम जुड़ जाता है, तो कभी कई सारी शिकायतें लगातार चलती रहती कि मेरा नाम जुड़ गया और मेरा नाम हट गया और इतने ज़्यादा मतदाताओं ठीक है, का आप भी कहते हैं, ठीक तो है, ये सब भी रुकेगा। ठीक है, और इसी तौर पर कि निश्चित रूप से इसका जितना स्वागत होना चाहिए उतना शायद अनूप कम है। ठाकुर जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं। अनूप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दरअसल मैंने इस विषय पर जितनी बार भी कांग्रेस के रिएक्शंस देखे हैं उसमें हमने हाइपोथेटिकल सिनेरियोज पर बात की है, और उन हाइपोथेटिकल सिनेरियोज की वजह से मैं ये समझ नहीं पाया कि विपक्ष को आपत्ति है क्या। विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो काम हो, जो निर्णय हो, जो फैसले हो, सर्वसम्मति से हो। और मुख्य बात यह है कि आप देखिएगा कि पारदर्शिता होनी चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में जब चुनाव आयोग जो है वो ही कटघरे में खड़ा है, आपका प्रजातंत्र जो है उसकी सुरक्षा नहीं केंद्र सरकार कर पा रही है। दल बदल कानून की भी अगर हम आप इस बात को बड़ा गंभीरता से ले, वन नेशन वन इलेक्शन शब्द तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसको देखिएगा अभी महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी को तोड़ मरोड़ के इन्होंने सरकार बना ली। कहीं ऐसे हालात अगर मध्य में पैदा हो गए और आपने नहीं, जब आपने महाराष्ट्र की बात की, आपने जब महाराष्ट्र की बात की तो मैं आपको बता दूं, लोगों ने वहां पर लोकसभा के उपचुनाव को अलग ट्रीट किया और विधानसभा चुनाव को अलग ट्रीट किया। लोकसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें तो आपको बढ़त मिली ही मिली। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे आप तोड़ मरोड़ की कार्रवाई होगी, दल बदल प्रकरण पे कोई गंभीरता से काम नहीं होगा, आप ही तोड़ फोड़ की कार्रवाइयां करोगे, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद क्या रह जाएगा? उस वाली परिस्थिति में क्या करोगे अगर सरकार। लेकिन अनूप भाई, ये भी तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है ना। बड़ी बात यह है कि पैसा बचेगा, बार बार चुनाव आचार संहिता नहीं लगेगी, ये सब भी तो स्थिति है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी स्वप्निल जी, मैं उसका समर्थन करता हूं कि अगर चुनाव में होने वाले व्यय पे क्या केंद्र सरकार अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, या सरकारी तंत्र उस पे अंकुश लगाने की स्थिति में नहीं है, अगर काले धन का जो दुरुपयोग चुनाव के अंदर होता है उसकी रोकथाम करनी चाहिए। और मैं कहता हूं आपसे कि जो आपके निर्धारित मापदंड हैं, आप जो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में खर्चा सुनिश्चित करते हो कि इतने खर्चे में आपको चुनाव लड़ना है, क्या स्वप्निल जी वो संभव होता है? मुझे वो तो किसी भी दल से नहीं होता, वो तो कोई भी दल फॉलो नहीं करता। हाँ, नहीं, लेकिन अनूप भाई देखिए, मुझे क्या लगता है कि आजादी के बाद 1952, 57 और 62 और 67 में देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, और उसका बेनिफिट डायरेक्टली आप ही को मिला, क्योंकि तब विपक्ष में कोई इतना मजबूत था भी नहीं। दूसरा, एक लहर हुआ करती थी कांग्रेस के किसी न किसी लीडर की, और उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलता था। क्या कांग्रेस को या विपक्ष को इस बात का डर है कि यह बेनिफिट अब बीजेपी उठाने लगेगी सिर्फ इसीलिए? ऐसा कुछ भी डर नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में मैं आपको कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जो है वो सत्ता की और सरकार की कठपुतली है। वर्तमान परिदृश्य में पहले जब चुनाव आयोग का गठन होता था तो उसमें चीफ जस्टिस भी होते थे, लेकिन अभी वर्तमान हालात में चुनाव आयोग का जो गठन होता है उसका तरीका क्या है, उसमें कौन लोग होते हैं, विपक्ष का जो उसमें प्रतिनिधि है उसकी तो आप कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं रहने देते हैं। तो फिर तो मैं आपको कहता हूं कि वन नेशन और वन इलेक्शन बहुत बेनिफिशियरी होगा विपक्ष के लिए भी। अनूप भाई, मेरी बात सुनिएगा, मैं अपने दर्शकों को भी यह बात समझाना चाहता हूं कि जो तर्क आपने दिया उसके हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन विपक्ष के लिए भी बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। मैं बताता हूं कैसे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो गए, तो भाई जो सेंटर लेवल के नेता हैं, कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, वो जीते या हारे, उनके पास सेंटर की राजनीति के लिए पूरे 4 साल 11 महीने पड़े। ठीक वैसे ही चूंकि विधानसभा चुनाव भी निपट गए, तो स्टेट के चेहरों के पास स्टेट की राजनीति और स्टेट पर फोकस करने के लिए 4 साल 11 महीने पूरे खुले पड़े। इसका मतलब यह है कि अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट जी को बार बार प्रदेश के बाहर किसी और राज्य के चुनावों में बिजी होकर यहां टाइम नहीं देने की स्थिति नहीं बनेगी, और यही स्थिति का सामना बीजेपी भी करेगी। जो जिस जगह पर है वहां पर कंप्लीटली फोकस्ड 4 साल 11 महीने रह पाएगा। तो इसका बेनिफिट मेरे ख्याल से अपने आप को जमीन पर मजबूत करने में राजनीतिक दलों को इनडायरेक्टली मिलेगा। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, एक पॉइंट और है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं ये कहता हूं कि होता यह है कि लोकसभा में विधानसभा में किसी को खड़ा किया और लोकसभा में फिर उससे बोला कि एक काम करो यार, विधानसभा में उपचुनाव होने देंगे, तुम फिलहाल लोकसभा में आ जाओ। या लोकसभा में कोई जीता है और उसको विधानसभा चुनाव में खींच लिया, तो वहां पर उपचुनावों का खर्चा वो सब रुक जाएगा, क्योंकि हर जगह अलग कैंडिडेट डाल नहीं पड़ेंगे।
उसकी तो वो परिस्थितियां ही नहीं बनेंगी। डॉक्टर अविनाश शर्मा, अच्छा इंटरेस्टिंग क्या है अविनाश जी कि लोग जो बोल रहे थे ना 240 का फेर, 240 का फेर, बीजेपी को जो करना है वो कर रही है। ये उनका मोटो था कि हम ये लाएंगे, वो ले आई, वो ये 240-43 के फेर में पड़ी ही नहीं। अविनाश जी। जी स्वप्निल जी, जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का जो एक लक्ष्य था कि वन नेशन वन इलेक्शन, एनआरसी, सीएए को लेकर के, तो बीजेपी वो कर रही है। बिकॉज क्योंकि ये देखिए, आप समझिए इस बात को, मैं ये हमारे जो दर्शक हैं या जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं ये बात बताना चाहूंगा कि अगर वन नेशन और वन इलेक्शन अगर होता है तो आप देखिए स्वप्निल जी, हर राज्य में एक राज्य का चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे राज्य का चुनाव आ जाता है, एक राज्य का चुनाव खत्म नहीं होता, केंद्र का चुनाव आ जाता है। तो जो आचार संहिता लगती है, उस आचार संहिता में जो जनता के लिए जो विकास कार्य किए जाने चाहिए किसी भी राज्य को या राष्ट्र को, वो प्रभावित होता है किसी भी प्रकार से। तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 240 के मतलब एक बहुमत के आंकड़े में भी अभी जैसे कि नहीं है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने हैं, तो निश्चित तौर पर ये देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वन नेशन और वन अब होगा क्या? इलेक्शन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर या तो सामूहिक सहमति बनाने की या सर्वसम्मति बनाने की कोशिश के तहत इसे राज्यसभा या लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर जेपीसी के पास भेजा जा सकता है। वही एक रास्ता दिखता है। दूसरी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि आप देखिए ना कि संविधान में संशोधन करने होंगे, कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें संशोधन की जरूरत पड़ेगी। अब उसके लिए क्या जरूरी है कि वो जो 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग और आधे से ज्यादा वोट, वो कंडीशन अगर विपक्ष ने ठान लिया कि हम नहीं मौजूद रहेंगे तो वो प्रयास तो वहीं ध्वस्त हो जाएगा। फिर क्या? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बता दूं, कोई भी बिल अगर सदन में लाया जाता है तो वो संख्या बल के आधार पर बिल लाना सरकार का कार्य है। और कोई भी बिल अगर सदन में लाया जाता है तो संख्या बल के आधार पर ही पारित होता है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 2/3 मेजोरिटी की अगर बात है, अगर विपक्ष इस पे वॉकआउट भी करता है, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर ये किसी भी तरीके से सरकार इस प्रयास करेगी कि विपक्ष को भी, क्योंकि विपक्ष सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, विपक्ष में और अन्य दल भी हैं, तो उनको अगर कॉन्फिडेंस में लेकर के सरकार अगर इस बिल को पारित कराती है तो निश्चित तौर पर ये इस देश की जनता के लिए, 145 करोड़ लोगों के लिए, 145 करोड़ देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा ही एक अचीवमेंट है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समझाइए आप भी। जो सवाल बार बार उठे हैं लक्ष्मीकांत जी, मान लीजिए हंग असेंबली है या नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो बाकी के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। ये कोविंद पैनल ने, कोविंद कमेटी ने सुझाव दिया था। मैं कह रहा हूं कि ये स्थिति पहले ही दिन बनी, 6 महीने 1 साल में बनी तब तो समझ में आता है, अंतिम 8 महीने 6 महीने में बनी तो फिर खर्चा, फिर मतलब होगा क्या? देखिए, एक समावेशी रूप से जब संसद में बिल चर्चा के लिए आएगा, इन सब मुद्दों पर संसद में बहस होगी, देश की सबसे बड़ी पंचायत बहस होगी, मंथन होगा, मंथन के बाद इसमें जो संशोधन की आवश्यकता होगी संशोधन सरकार करेगी। मेरा मानना है संपूर्ण विपक्ष से भी इस बारे में सुझाव मांगे भी हैं। मैं समझता हूं 62 से अधिक पार्टियों ने इसमें पहले भी अपने सुझाव दिए हैं, 32 से अधिक पार्टियों से पहले सुझाव दिए हैं, और 15 लोगों ने विरोध में भी अपने सुझाव दिए हैं। तो मैं समझता हूँ सबका समावेशी रूप से अब निकल कर एक बार गोविंद कमेटी आई है, दोबारा संसद में आएगा, और फिर उसके बाद में जब सब लोग मिलकर बैठे तो कुछ से कुछ। लेकिन आप मेरी बात से तो सहमत होंगे ना, वो जो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली जो कंडीशन है, और उसके बाद जब वोट की स्थिति आए तो आधे के बराबर वोट तो लाना ही होगा वाली जो कंडीशन है प्रेजेंट एंड वोटिंग के बाद, इसमें गेम हो जाएगा। देखिए, अभी इस सब चीज़ों को कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। मैं समझता हूँ संपूर्ण रूप से इसका मंथन आवश्यक रूप से हो, और ये विधान के पटल पर आए, पटल पे आने के बाद इस पर चर्चा, और चर्चा के बाद इसका जो नवनीत निकल कर सामने आएगा उस समय हम इस पर चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरा तो मानना है। पहली बात, आपने जिस प्रकार जिस तरीके के रिएक्शन से मुझे ऐसा लगता है कि ये आप एक बार में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम धीरे धीरे उस पोर्शन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि 2029 में ये सब होने वाला है, निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। 2029 का चुनाव, फिर मेरा एक एग्जांपल है कि अगर खर्चा बचाने
ही इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर जो कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे उनके साथ महाराष्ट्र और झारखंड भी हो सकता था, और यहां तक कि दिल्ली को भी पीछे खींच के करवाया जा सकता था। तो इसमें खर्चा बचाने वाली स्थिति बन जाती। हमने तो नहीं बनाई, हमने तो होने दिया फिजूल खर्ची आपके हिसाब से। नहीं, फिजूल खर्ची नहीं। जब तक इसका समावेशी रूप से संसद में चर्चा के बाद ये पूर्णतया कानून नहीं बन जाए, तब तक इस पर बात करना, इनको चुनाव को पीछे कर देना कोई के समय भी आप प्रश्न खड़ा करते हैं। मैं इसी तरह मानना है जब संसद में इस पर विचार हो जाए, कानून का मूर्त रूप ले ले, उसके बाद इस पे निश्चित रूप से हम जो आपने कहा है वह होना चाहिए। ठीक है। एक आपने भी यहाँ पर संविधान संशोधन की बात भी की। निश्चित रूप से संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता क्योंकि 18 से अधिक बार इस विषय को लेकर चर्चा हुई है, और संविधान संशोधन तक आवश्यकता पड़ेगी। और कई सारी धाराओं में, आर्टिकल्स में, ये जो आर्टिकल 328, 27 में सब में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब में सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है जिसके आधार पर संशोधन हम इसमें करवा कर रहेंगे। और पहली बात आपने कहा, जब भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना मैनिफेस्टो तय करती है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, फिर एक बेसिक पॉइंट भूल रहे हैं। मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जब वोटों की स्थिति आएगी, पहले तो 2/3 का प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला सिनेरियो बनेगा, जो कि विपक्ष अगर टोटल वॉकआउट कर जाता है तो आपके पास नहीं रह जाता। ठीक है। और अगर जब वोटिंग की बात आएगी तो 2/3 एंड प्रेजेंट में से भी उनको आधे वोट लाने हैं। देखिए, पहली बात बताऊँ आपको, जब हम इसको चर्चा के लिए बिल्कुल सदन लेकर जा रहे हो, पारित करवा लेके जा रहे हैं, तो हम पर्याप्त संख्या बल के आधार पर इसको लेके जाएंगे, आप चिंता नहीं करें। जब हम सदन में लेके जाएंगे तो बिल्कुल निश्चित पास होगा, पहली बात। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। भारतीय, चूंकि हम जो तय करके आते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। यदि 1980 भारतीय जनता पार्टी बनती है, भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में तय करती है भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा। यदि हम तय करते हैं कि हमारे जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान होता है, तो हम तय करते हैं कि धारा 370 हटेगी। यदि हम तय करते हैं कि एनआरसी लागू होगी, जब बात करें सीए लागू होगा, और हमने तय कर दिया वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो मैं वन नेशन यही कह रहा हूँ, हमने तय किया कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, और हम कह रहे हैं और सदन में चर्चा लेकर आ रहे हैं, तो मान के चलिए होगा। 2029 का चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर होगा। स्पष्ट तौर पर कहता है कि 5 साल का कार्यकाल विधानसभा पूरा करेगी। इसीलिए कुछ राज्य जहां पर पहले या बाद में कराने हैं, आपको इसमें संशोधन करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से मोटे मोटे ऐसे 5-6 आर्टिकल्स जरूर होंगे जिनको संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। मेरे साथ कमल कुमार टाक जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है कमल भाई, समन्वयक हैं इलेक्शन वॉच के। मैं आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले अनूप ठाकुर जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कोविंद कमेटी में अधीर रंजन चौधरी भी थे और गुलाम नबी आजाद भी थे, कुछ न्यूट्रल पर्सनैलिटीज भी थी और बीजेपी के भी थे, और उन सभी के ओके से ये चीज गया है। अब मुझे ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लोकसभा में आता है तो विपक्ष क्या करेगा? वही जो आजकल कर रहा है, मतलब विरोध करेगा खड़े होके, या समर्थन में हाँ करेगा और सरकार का सपोर्ट करेगा? स्वप्निल जी, ये विषय शीर्ष नेतृत्व का है, वो तय करेगा। लेकिन वर्तमान जो हालात में देख रहा हूं और जो समझने की अभी स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से कह रहे थे कि हम जो सोच लेते हैं वो कर देते हैं, चाहे जनता जाए, उसके जो मतलब देश की जनता चाहे न चाहे, हमने सोच लिया। अरे देश की जनता ने चाहा तभी तो लोकतंत्र में हम चुनकर अधिक संख्या बल में हमको भेजा है। जनता चाहती है कि जब भारतीय जनता पार्टी चुने प्रतिपक्ष शासन बने, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की संख्या बल वहां पर अधिक है। इसको देखने के 2 तरीके, लक्ष्मीकांत जी, इसको देखने के 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं। 2 मिनट, अरे भाई 2 मिनट रुकिए ना अनूप जी, अनूप जी 2 मिनट, ठीक है अनूप जी, और जनता ने भाई 2 मिनट रुकिए ना अनूप जी, अरे 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट, 2 मिनट, अरे लक्ष्मीकांत जी 2 मिनट रुकिए प्लीज। अनूप जी मेरी बात सुनिए, अनूप जी, अनूप जी नहीं, ठीक है 2 मिनट रुक जाइए। अनूप जी मेरी बात सुनिए, अनूप जी मेरी बात सुनिए, अनूप जी क्या आपने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है? अनूप जी 2 मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज, अनूप जी 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अनूप जी आपको मेरी बात सुननी होगी, मेरी बात सुनिए। अनूप जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आपने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है? ये तो है सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये है कि आप लोगों ने अभी डिसाइड ही नहीं किया है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करना है या अपोज करना है। कुल मिला के स्वप्निल जी आप देखिएगा कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर चिंता और चिंतन चल रहा है। होना चाहिए निश्चित रूप से, कई राज्यों की सहमति अभी इसमें हुई नहीं है। अरे इजी है सर, 18 राज्यों में बीजेपी है, एनडीए को मिला के आप 20-21 मान लीजिए, वो तो इजी है उनके लिए। स्वप्निल जी देखिएगा कि इसके अंदर तर्क संगत कई सारी बातें ऐसी है जो अभी आप खुद कह रहे थे कि अगर किसी उसमें 8 महीने 10 महीने बाकी रह गए और वो सरकार वैसी परिस्थिति तो आप डिसाइड कीजिए ना दादा कि आप विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे। मैं तो इसमें कंफ्यूज हूं।
निश्चित रूप से इन सब बातों को लेकर हम अपनी बात को रखेंगे, अवश्य रखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं रखेंगे? ठीक है। कमल कुमार टाक जी, इलेक्शन वॉच के तौर पर आप लोग इलेक्शन के प्रोसेस पर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल रहेगा, मैं बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकल है? वन नेशन वन इलेक्शन पे हमारा शीर्ष नेतृत्व। नहीं, अनूप जी आपसे नहीं, कमल कुमार टाक जी से मेरा सवाल है। हाँ कमल जी। देखिए, जहां तक रही बात संवैधानिक स्थिति की, तो कुछ इश्यूज आप लोगों ने अभी जो डिस्कस किए उनको जरूर पॉइंट आउट करके और उनके सॉल्यूशंस को रखना पड़ेगा, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कुछ हद तक करने पड़ेंगे। और यदि वो सब हो जाते हैं तो प्रैक्टिकल इन द सेंस ये है कि आप जो चुनाव करा रहे हैं वो चुनाव के लिए आपको उस अभी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से ज्यादा आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ। और नो डाउट किए तो जा सकते हैं, लेकिन यही है कि और ज्यादा उसकी लॉजिस्टिक जो है वो सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी भी जब चुनाव होते हैं तो वो कई फेज में कराए जाते हैं। तो उन्हीं फेजेस के अंदर जब चुनाव होंगे तो उनको और ज्यादा हो सकता है कि मुस्तैदी से कराया जाएगा, तब होगा। लेकिन ये बात तो सही है, जिसको प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि बार बार जब चुनाव होते हैं तो उसको जनता को भी परेशानी है और गवर्नेंस में भी परेशानी है, सरकारें किसी की भी आए जाए। और दूसरा ये भी है कि हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक मानसिकता चल रही थी कि जिसकी सेंटर में सरकार है उसी की स्टेट में सरकार बनेगी, और जब लोग वोट देने जाएंगे तो यहाँ कांग्रेस को देंगे, वहाँ रीजनल पार्टी को देंगे या बीजेपी को देंगे, जो भी है, तो वो कंफ्यूजन ऐसा नहीं कर पाएंगे। परंतु अभी जो पिछले 5-10 साल के चुनाव या उससे पहले के भी चुनाव देखें तो हमने बिल्कुल पाया है कि स्टेट में अलग पार्टी आई है, सेंटर में अलग पार्टी आई है। और दोनों का यानी कि वोटर्स काफी जो हैं वो एजुकेट हो गए हैं, उनमें अपनी वोट करने की क्षमता बढ़ी है, वो सोच समझ के वोट करने लगे हैं। ये तो ये दिखाता ही है। दूसरा ये है कि ये जो बाकी जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सारा इससे घटेगा, और जो लॉसेस है सरकार का एक तरीके से जनता के रेवेन्यू का वो भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं पर ये है कि ये चीजें अगर हम देखें कि किसी सिस्टम को सही करने के लिए देखा जाए तो उस लिहाज से ठीक है। अब रही बात ये कि क्या ये जो भी पार्टी केंद्र में होगी वो हमेशा दबदबे में रहेगी, वो पावर में रहेगी। अब ये सब बातें तो मतलब लगी ही रह सकती है कि भाई मान लीजिए स्टेट में कोई और पार्टी की सरकार है तो वो पार्टी स्टेट के अंदर सारा कंट्रोल रखती है, तो इसका मतलब ये होगा कि स्टेट का कंट्रोल तो उनके पास है, तो क्या वो कुछ और कर लेंगे, ये हर समय रहता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम चुनाव कराते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो चुनावों के अंदर जो व्यवस्था होती है तो उसके अंदर हमने सेंटर और स्टेट में अलग अलग जब सरकारें थी, मतलब जो भी सरकारें हैं उनको बदलते हुए भी देखा है और नई सरकारें आते हुए भी देखा है। तो यानी कि जो पुरानी सरकार है वो बहुत ज्यादा कुछ कंट्रोल कर नहीं पाती है। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो और ज्यादा इलेक्शन कमीशन के द्वारा और ज्यादा चाकबंद की जा सकती है। कुछ है यहाँ पर हमें इलेक्शन कमीशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस इसको बढ़ाने की बहुत जरूरत है, और ये वाले रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ साथ में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी रिफॉर्म्स की बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने यहाँ पर जिस तरीके से आपराधिक कैंडिडेट लड़ने का मौका देती है और धन बल का उपयोग करती है, उसकी मॉनिटरिंग सही नहीं है। इवन एक्चुअली मैंने कहा था शुरुआत में कि अगर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है तो क्यों ना काले धन पर लगाम कस दे। आपके सरकारी खजाने के होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई हो जाएगी। लाखों करोड़ों में खर्चा होता है, पहले लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनावों में। एक क्लोजिंग कमेंट में अविनाश शर्मा जी आपसे लेना चाहता हूं। अविनाश शर्मा जी, इस बात की क्या गारंटी है कि चीजें घूम फिर कर आज की स्थिति में नहीं पहुंचेंगी? और संतुष्टिजनक रूप से कहने का मतलब यह है कि कल को कोई स्टेट उठकर अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अधिकारों की मांग कर सकती है, संवैधानिक अधिकारों की। देखिए स्वप्निल जी, वन नेशन और वन इलेक्शन
ये 145 करोड़ लोगों के लिए ही है। अगर सरकार ने बिल को पेश किया है, काले धन की रही बात, तो मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है, आने वाले कुछ सालों में हमें काफी खर्चे उठाने पड़ेंगे, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। हमारे पास अभी इतनी मैन पावर और इतनी मशीनरी नहीं है कि हम एक साथ ये इलेक्शन करवा पाए, क्योंकि आप देखते हैं कि भारत में कभी सरपंच के चुनाव, जैसा कि राजस्थान में अभी अगले महीने होने वाले हैं, कभी पार्षदों के चुनाव, कभी निगम के चुनाव, कभी इसके चुनाव, कभी हर प्रकार के चुनाव, कभी एमएलए के चुनाव, कभी सांसद के चुनाव। तो इस प्रकार से जो एक विकास की जो एक गतिविधि है, जो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से स्लो पड़ जाती है, तो उस गति को हम बहुत जल्दी ही आगे ले पाएंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि जो ये इलेक्शन है, वो इलेक्शन किसी भी प्रकार से देश की जनता की भलाई के लिए एक वन नेशन और वन इलेक्शन होना बहुत जरूरी हो गया है। मेरा ये मत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।